इस माइंड में। और सबसे पहले तो सॉरी, क्योंकि 22/6/2020 से हमें स्टार्ट करना था स्कूल मैनेजमेंट का लेक्चर, बट वो नहीं हो पाया कुछ रीजंस की वजह से। और आज हम देखेंगे कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन का टॉपिक। इसमें हम देखेंगे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन करते वक्त जो समस्याएं होती हैं उसके बारे में देखेंगे। और इस टॉपिक का PDF आपको इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो देखिए आप, बैरियर्स ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन, यानी जब हम बच्चों से कम्युनिकेट करते हैं तो कौन सी दुविधाएं हम क्लास में फेस करते हैं उसके बारे में देखेंगे। वर्बलिज्म यानी मौखिक, एंग्जाइटी चिंता, लैंग्वेज भाषा, एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति, रेफरेंस कन्फ्यूज़न यानी कि अभिप्राय भ्रम होता है, डे ड्रीमिंग यानी दिन में जो बच्चे सपनों में खोए रहते हैं उन्हें किस तरीके से डिफ़िकल्टी होती, परसेप्शंस धारणाएं, डिसइंटरेस्ट यानी बच्चे उदासीन होते हैं, और फिजिकल डिस्कम्फर्ट यानी बच्चों में कोई शारीरिक पीड़ा हो। तो इस प्रकार के हमारे बैरियर्स ऑफ क्लासरूम्स कम्युनिकेशन हैं और इन्हें एक के बाद एक हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट पहले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, वर्बलिज्म मौखिकवाद। ठीक है, तो मौखिकवाद में आप देखिएगा कि जो मौखिकवाद है उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। उसे इसलिए बंद कर दिया गया है क्योंकि मौखिकवाद एक टीचर सेंटर्ड था। ठीक है, अगर टीचर बोल रहा है तो बच्चा सुन रहा है, लेकिन आज का जो एजुकेशन है वो क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड है। ठीक है, टीचर सिर्फ एक गाइड की तरह है। तो उस हिसाब से मौखिकवाद को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और विशेष रूप से संचार की आज की दुनिया में जो अभिव्यक्ति के अन्य तरीकों से कई अधिक प्रभावी स्थानापन्न प्रदान करते हैं, इस तरह की मौखिक प्रभावी कक्षा के निश्चित रूप से सीमित बाधाएं, यानी कि अगर सिर्फ टीचर ही बात करती रहे या फिर इंटरनेट लगा के बच्चों को सिर्फ दिखाया जाए कि ये चीज़ मतलब इस तरीके से पढ़ाई जाती है, तो इसमें सबसे बड़ी बाधा है कि बच्चे में जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं वे उसे समझ में आई है या नहीं, इस चीज़ का पता नहीं चलता है, जिस वजह से बच्चों के अंदर डेवलपमेंट नहीं होता है उनकी सोच का। उनके अंदर टीचर के साथ जो कम्युनिकेट करना है या अपने क्वेश्चन को रखना है वो नहीं हो पाता है। ठीक है, मौखिकवाद अगर ज़्यादा हो, किसी एक पर्सन की बस बातें सुनती जाए, टीचर्स की बातें सुनते जाए, इंटरनेट में कोई वीडियो ही देखते जाए, तो इससे ये परेशानी होती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, एंग्जाइटी यानी क्या होता है, चिंता। तो जब हम लोग बच्चों से बात करते हैं या कोई टॉपिक उन्हें पढ़ाते हैं, तो अगर बच्चे प्रमुख भावनात्मक कारणों में से चिंता एक कारण है, यदि कोई छात्र चिंतित और अनिश्चित है तो उसके कक्षा में बोलने की संभावना कम है। यह उन स्थितियों में भी सच है जहां एक छात्र यह नहीं समझता है कि शिक्षक क्या कह रहा है और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। चिंता छात्रों को समूह चर्चा में भाग लेने से रोकती है, यानी कि जब बच्चा परेशान होता है किसी भी चीज़ को लेके तो चिंतित हो जाता है। और यहाँ पे अगर बच्चे को बोली ही नहीं समझ में आ रही है, जैसे टीचर अगर कोई लैंग्वेज, बच्चे की घर की लैंग्वेज अलग है और स्कूल में लैंग्वेज अलग है, अगर यहाँ पे फ़र्क पड़ गया तो बच्चे को ये समझ नहीं आएगा कि टीचर क्या बोल रही है, अब वो यहाँ चिंतित हो जाएगा, उसे स्पष्टीकरण समझ में नहीं आएगा। और उसी प्रकार से अगर चिंता छात्रों को समूह में भाग लेने से रोकती है, अगर उन्हें किसी प्रकार की चिंता है, डर है उनके अंदर किसी चीज़ का, तो वे अपने ही समूह के लोगों के साथ बात करने में घबराते हैं, क्योंकि वे ध्यान का केंद्र नहीं बनना चाहते। उन्हें लगता है कि अगर वे ज़्यादा बोलेंगे तो सभी लोग उनकी तरफ देखेंगे, और इस वजह से उन्हें चिंता होने लगती है, घबराहट होती है, और वे अन्य लोगों की राय से डरते हैं। और वे लोगों की राय से डरते हैं मतलब कि जैसे अगर उन्होंने कोई बात बोल दी, लोगों ने बड़े ध्यान से सुन ली, फिर वो क्लास ख़त्म होने के बाद जब बच्चे उन्हें अपनी राय देते हैं या उन्हें चिढ़ाना शुरू करते हैं, इस वजह से बच्चों की एग्जैक्टी चिंता बहुत बढ़ जाती है। और यही एक कम्युनिकेशन का यानी कि संवाद का एक और कारण है। उसके बाद देखेंगे लैंग्वेज, भाषा संचार विचार और विचारों का प्राथमिक तरीका है। यदि शिक्षक और छात्र एक ही भाषा बोलते हैं तो यह एक प्रमुख संचार बाधा हो सकती है। अच्छा, एक ही भाषा नहीं बोलते हैं, यानी कि जब टीचर की लैंग्वेज कुछ और है और बच्चे की कुछ और है, जैसे कि टीचर इंग्लिश में बात कर रही है और बच्चा इंग्लिश नहीं जानता अच्छा से, अब यहाँ कम्युनिकेशन में बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। वो क्यों होगी? क्योंकि बच्चे को इंग्लिश नहीं आती है, वो अपने क्वेश्चन भी हिंदी में ही रेज़ करेगा। पहली बात तो उसे टीचर का एक्सप्लेनेशन ही नहीं समझ में आएगा। यदि शिक्षक अंग्रेजी बोलते हैं
और छात्र ज़्यादातर अंग्रेजी दूसरी भाषा के छात्र हैं, तब संचार की समस्याएं होंगी, क्योंकि छात्र शिक्षक की हर बात को नहीं समझ सकते हैं। बच्चे की इंग्लिश क्या है, सेकंड लैंग्वेज के तौर पे यूज़ करता है, लेकिन टीचर एकदम फर्स्ट लैंग्वेज की तरह उसे यूज़ कर रही है। अब यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि बच्चा पूरी तरीके से टीचर को नहीं समझ पाएगा, और जब वो टीचर की भाषा ही नहीं समझ पाएगा तो वो अपने अंदर समझ कैसे निर्माण करेगा, किसी भी बात को लेके डाउट्स कैसे आएंगे, क्वेश्चंस कैसे रेज करेगा, उसे पूरा टॉपिक ही समझ में नहीं आएगा। इसलिए लैंग्वेज भी एक बैरियर से, अगर लैंग्वेज सही ना बोली जाए तो बच्चों को समझने में बहुत दिक्कत होती है। एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, बच्चे अपने भाव को किस तरीके से अभिव्यक्त करते हैं, उसमें भी कम्युनिकेशन की परेशानी के तौर पे इसे लिया गया है। संचार कभी भी सटक नहीं होता है। आरंभकर्ता अपने विचारों को शब्दों में रखने की कोशिश करता है और फिर प्राप्तकर्ता को विचार को समझने के लिए उन शब्दों को डिकोड करना पड़ता है। यानी कि जब कोई भी बात हमें अपने दिमाग में आती है तो हम उसे शब्दों के द्वारा, ठीक है, किसी भी शब्दों के द्वारा हम उसे प्रकट करते हैं और उसे दूसरों के तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिर जब वही प्राप्तकर्ता जिससे हमने बात की है वो उस शब्दों को समझने की कोशिश करता है और समझने के बाद वो अपना रिप्लाई देता है, यानी डिकोड करता है। जब शिक्षक या छात्र के पास विचारों का वर्णन करने के लिए उचित शब्द का चयन करने की क्षमता नहीं होती है तो वे बताना चाहते हैं यह कक्ष में एक संचार बाधा पैदा करेगा। इसका एक उदाहरण है, यानी कि जब अगर टीचर मतलब जो संदेश वाहक है जिसने मैसेज किया है वो समझने के बाद अपने रिप्लाई को भेजता है। इसी प्रकार से जब शिक्षक और छात्र के पास एक दूसरे के विचार को जब वे लोग देखते हैं वहाँ पे उचित शब्दों का चयन करने की क्षमता अगर नहीं होती है शिक्षक में या विद्यार्थी में, तो यहाँ पर भी एक बाधा निर्माण होती है जो है संवाद बाधा, ठीक है, कम्युनिकेशन बैरियर इसे कहा जाता है। मतलब अभिव्यक्ति में अगर सही शब्दों को सही तरीके से यूज़ ना किया जाए तो समझने में गड़बड़ी होती है। अब यहाँ पे देखिएगा एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। शिक्षक हो सकता है जो एक पेशेवर गणितज्ञ है लेकिन एक अप्रभावी गणित शिक्षक है, क्योंकि वह विचारों को व्यक्त करने में एकमात्र तरीका गणित शब्द जाल का उपयोग करता है जो छात्र नहीं समझ सकते हैं। अब एक एग्जांपल दिया है कि अगर मैथ्स का टीचर है, ठीक है, अब वो मैथ्स के लिए बच्चों को अगर समझा रहे हैं तो वो पूरी तरीके से टेक्निकली मैथ्स की ही लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जनरल लैंग्वेज और उनकी परिभाषा से या परिवेश से संबंधित कोई भी भाषा यूज़ नहीं करते हैं, जिस वजह से बच्चों को समझने में दिक्कत होती है और यहाँ पे संवाद की बाधा निर्माण होती है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरीके से अभिव्यक्ति में परेशानी होती है अगर लैंग्वेज या शब्दों को सही तरीके से ना यूज़ किया जाए या परिचित शब्दों का उपयोग ना किया जाए बच्चों को समझाने में, तब उन्हें दिक्कत होती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। संदर्भ भ्रम, रेफरेंस कन्फ्यूज़न। अलग अलग व्याख्या और एक ही शब्द के अलग अलग उपयोग से प्रत्येक छात्र को उनकी प्रत्येक पृष्ठभूमि के लिए अलग अलग अर्थ मिलते हैं। यानी कि जब बच्चे अलग अलग व्याख्या करते हैं, किसी चीज़ के लिए अपनी अलग अलग राय देते हैं और उसके लिए एक अलग अलग शब्दों का उपयोग करते हैं, तो इस पृष्ठभूमि के लिए अलग अर्थ निकलता है। जैसे कि कई बार आप देखेंगे कि एक ही शब्द को अलग अलग जगह के में अलग अलग मीनिंग है, ठीक है, और इस प्रकार व्याख्या और समझ को प्रभावित करते हैं संदर्भ भ्रम। और इसी प्रकार से जो सेंटेंस में लिखे हुए शब्द होते हैं, जैसे कि सीख होता है, ठीक है, आप कहोगे कि ये आपको सीख दे रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि सीख उसमें भी होता है, जो सिख होते हैं जिन्हें हम पंजाबी सिख कहते हैं, उनकी जो पगड़ी होती है, हाँ, पगड़ी से उनकी पहचान होती है, तो वहाँ पे भी एक सिख की एक जाति होती है। और सीख यानी आपने क्या सीखा, है ना, वो भी होता है। तो ये दो शब्द हैं जहाँ पे इसे अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। और इसी प्रकार जो बच्चे छोटे हैं जिनके अंदर समझ नहीं है, इसकी ज्ञान नहीं है, मात्राओं की ज्ञान नहीं है बराबर, तो उनके अंदर समझ के लिए भ्रम निर्माण हो जाता है या वे उसमें भ्रमित हो जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है। इस कारण शिक्षकों और छात्रों के बीच उचित संचार संभव नहीं। संदर्भ भ्रम
आम है पढ़ना। यानी कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बच्चों से स्टार्टिंग में ये गलतियाँ होती ही हैं। सेम सेम शब्दों को बार बार सेंटेंस में जब यूज़ किया जाता है तब बच्चे इसी तरीके से भ्रमित होते हैं और फिर धीरे धीरे उन्हें हैबिट हो जाती है उस चीज़ की। और ये भी एक सबसे बड़ी बाधा है कि बच्चे संदर्भ भ्रम में पड़ जाते हैं, जहाँ पे टीचर और बच्चे का जो कम्युनिकेशन है वहाँ पे बैरियर निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। द एबिलिटी ऑफ टू पीपल टू यूज सेम वर्ड्स एंड अराइव अ कम्प्लीटली डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग इज़ वन ऑफ द ग्रेट डेंजर्स इन अवर क्लास। ये बहुत बड़ी परेशानी है कि जब सेम वर्ड्स को पूरा करने के लिए सेम वर्ड्स को अलग अलग सेंटेंस में यूज़ करके सेंटेंस को कंप्लीट किया जाता है और समझ निर्माण की जाती है, तो वहाँ पर ही ये सबसे बड़ी बाधा है समझने में। Different areas of knowledge, experience, background, etc. are responsible for reference confusion. तो अलग अलग स्थान, अलग अलग प्रदेश, अलग अलग कल्चर, अनुभव या लोगों के परिवेश ही इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार हैं संदर्भ भ्रम के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। डे ड्रीमिंग यानी दिन में सपने देखना। आप देखेंगे कि कुछ बच्चे दिन में सपने देखते हैं। जब आप कोई चीज़ पढ़ाते हैं आपको समझ में आता है कि उनका ध्यान है ही नहीं, वो कोई और बात में गुथे हुए रहते हैं। तो प्रभावी संचार के लिए एक आम हालांकि परिहार्य बाधा तब होती है जब शिक्षार्थी सपने देखता है जब वह कक्षा संचार के प्रवाह से दूर हो जाता है और अपनी निजी तौर पर याद की गई समझ अनुभव पर ध्यान केंद्रित करता है, जो उन लोगों की तुलना में अधिक व्यस्त होते हैं जिनकी पहचान की जाती है कक्षा की गतिविधि। तो जो बच्चे एक्चुअल में जो दिन में सपने देखना है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, संवाद के लिए एक बहुत बड़ी बाधा है कक्षा में संचार प्रवाह के लिए। और जब वे अपनी निजी तौर पर याद की गई समझ और अनुभव पर ध्यान केंद्रित करता है तब उन्हें ये चीज़ समझ में आती है कि बाकी लोगों की तुलना में वे अधिक व्यस्त हैं। ठीक है, मतलब वे अपने अंदर ही मन कितने व्यस्त रहते हैं और जिसकी पहचान कक्षा की गतिविधि से होती है। यानी कि अगर कोई जैसे टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं, दिखा रहे हैं टीचिंग एड के द्वारा, ठीक है, बट कोई बच्चा अगर डे ड्रीमिंग कर रहा है, क्लास में कहीं और खोया हुआ है, अगर टीचर ने उससे कोई क्वेश्चन कर दिए तब समझ में आ जाता है कि उस बच्चे का ध्यान वहाँ था ही नहीं, वो कहीं और खोया हुआ था। तो इस प्रकार से क्लास की गतिविधि से समझ में आता है कि वे बाकी बच्चों के हिसाब से अपने ही दुनिया में कितने व्यस्त थे। ये चीज़ उन्हें बाद में समझ आती है। छात्र अपना पूरा ध्यान कक्षा में रखने में विफल होते हैं, यानी उनका पूरा कंसंट्रेशन वहाँ होता ही नहीं है जो चीज़ उनको पढ़ाई जाती है प्रेजेंट में। अगर उन्हें लगता है कि पिछली रातों में उनके द्वारा लिखी गई फिल्म थी, परिणाम स्वरूप वे महत्वपूर्ण शिक्षकों के व्याख्यान पर अपना उचित ध्यान नहीं दे सकते हैं। कभी कभी वे अपने जो भी रात में मूवी देखते हैं उसी के बारे में पूरा दिन सोचते हैं क्लास में, और जो टीचर उनको पढ़ाते हैं क्लास में, चाहे वो कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, वहाँ पे अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं और जिस वजह से उन्हें बहुत बड़ी परेशानी होती है समझने में टॉपिक को। जो एक महान बनाता है कक्षा संचार में समस्या। ये एक बहुत बड़ी समस्या है कक्षा के संचार में। ये पढ़ाई में एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी है, बैरियर है कि बच्चा अगर डे ड्रीमिंग कर रहा है तो उसे सामने जो पढ़ाई जा रही है चीज़ें उस पर उसका फोकस बिल्कुल नहीं रहेगा, उसे वो कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होगा। इस बाधा को कम या पार किया जा सकता है प्रभावी ऑडियो विजुअल क्लासरूम तकनीकों के उपयोग के माध्यम से क्लासरूम संचार की समझ में वृद्धि करना। यानी बच्चों को इससे दूर करने के लिए, ये जो डे ड्रीमिंग है परेशानी, इसे दूर करने के लिए टीचर्स को अलग अलग तरीके के टीचिंग एड्स को यूज़ करना पड़ेगा, ऑडियो विजुअल्स यूज़ करना पड़ेगा, जहां बच्चे सुनकर, देखकर, टच कर सीखें, जिस वजह से क्लास में जो कम्युनिकेशन है प्रॉपर तरीके से हो। जब बच्चे पूरी तरीके से अपने सेंसों को यूज़ करके पढ़ेंगे तभी तो उन्हें कम्युनिकेशन के बारे में और संचार के बारे में समझ में आएगा और वे अपने क्वेश्चंस रेज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इम्परसेप्शंस यानी कि अवधारणाएं जो आप अपने मन में बनाते हैं। यदि कोई शारीरिक समस्या है तो छात्र शिक्षक के महत्वपूर्ण कक्षा व्याख्यान को समझने में सक्षम नहीं है। अगर बच्चों के अंदर कोई समस्या है, ठीक है,
उसे हेल्थ इशू है, तो इस सिचुएशन में बच्चा क्लास में अपना कंसंट्रेशन नहीं कर सकता है। मनोवैज्ञानिक कार्य इस मामले में कुछ नहीं कर सकता है। मनोवैज्ञानिक कार्य किसे कहते हैं कि बच्चों को समझ के पढ़ाना। तो जब आप बच्चों को समझ के पढ़ाते हैं, लेकिन जब आप देखते हैं कि बच्चों की हेल्थ ही अच्छी नहीं है और वो आपके पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे आपका जो मनोविज्ञान है पूरी तरीके से फेल हो जाएगा, वो कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए छात्र कक्षा में बहुत ही सतही रूप से ज्ञान एकत्र कर सकते हैं, जिससे संचार विफल होता है। इस तरह से जो बच्चा है वो बहुत ही धीरे धीरे उस ज्ञान को अचीव कर पाता है, जहाँ की नॉर्मल बच्चा उसे रैपिड तरीके से या अच्छे गति के साथ अचीव करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कम्युनिकेशन बैरियर होता है, बच्चों के अंदर जो संचार के प्रति जो बाधा है वो उत्पन्न होती हैं धारणाओं की वजह से। उसके बाद देखेंगे डिसइंटरेस्ट, यानी कि उदासीनता। उपलब्ध शिक्षण सामग्री, शिक्षण प्रणाली और कक्षा में कुशल शिक्षक की कमी के कारण छात्रों में अरुचि उत्पन्न होती है। ध्यान दीजिएगा, शिक्षण सामग्री की न होने की वजह से या टीचर जब पढ़ाते हैं तो वे एक अच्छा टीचिंग मेथड यूज़ नहीं करते हैं, या फिर जो टीचर होते हैं वे कम ट्रेंड होते हैं, जिस वजह से बच्चों को किसी भी प्रकार में कोई इंटरेस्ट नहीं आता है उन्हें पढ़ाने में। ठीक है, इस वजह से वे बच्चे पूरी तरीके से नीरस होते हैं क्लास में, क्योंकि टीचर को पता ही नहीं है कि किस टेक्निक में पढ़ाना है, क्या क्या यूज़ करना है, किस टॉपिक के लिए। बच्चों की साइकोलॉजी नहीं जानते हैं, जिस वजह से बच्चे इस वजह से पूरे तरीके से परेशान रहते हैं। दुरुस्त शिक्षक को मिटाने के लिए कुछ चलचित्र, फिल्म, मोडेम, नमूने, फिल्म स्ट्रिप्स, चार्ट, आरेख, नल रिकॉर्ड शामिल करना चाहिए। तो इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टीचर्स को कुछ नई नई क्रिएटिव चीज़ें करनी चाहिए, जैसे कि उन्हें फिल्म दिखा दें, नमूने दिखा दें, या फिर चार्ट्स के द्वारा उन्हें पढ़ाएं, या फिर नल या रिकॉर्ड्स की हुई ऑडियो विजुअल चीज़ें दिखाएं, जिससे बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट आए, वे मज़े लेकर पढ़ें। टेलीविज़न और कई अन्य दृश्य सामग्री भी यूज़ कर सकते हैं पढ़ाई में। कक्षा की प्रक्रियाओं और शिक्षण सामग्री में विविधता आमतौर पर उस रुचि और उत्साह को बढ़ाती है, यानी कि हर बार एक टॉपिक में कुछ अलग सा करें। बच्चों को एक तो खुद से करने दें, ठीक है, नहीं करने दे सकते हैं तो बच्चों को एक ऑडियो विजुअल तौर पर उन्हें दिखाएं, लेकिन बार बार ऑडियो विजुअल का ही यूज़ करेंगे तो बच्चों को उसमें भी बोर लगेगा। इसलिए गतिविधि के साथ और बच्चों को ऑडियो विजुअल या समय के अनुसार, टॉपिक के अनुसार ही टीचिंग मटेरियल का यूज़ करके बच्चों को पढ़ाइए। तो इस वजह से बच्चों के अंदर इंटरेस्ट आएगा और छात्र अपने काम के लिए, जिसके साथ छात्र अपने काम के लिए जाते हैं और बच्चे अपना काम भी अच्छे तरीके से करेंगे। उसके बाद है फिजिकल डिस्कम्फर्ट, शारीरिक पीड़ा। कक्षा में अपर्याप्त आवश्यक आंतरिक या बाहरी उपकरण जैसे पंखा, हवा आदि के कारण छात्र को असुविधा हो सकती है। इस कारण से वे अपनी शिक्षकों के व्याख्यान सुनने के लिए, अपनी रुचि के व्याख्यान को सुनने के लिए अपनी रुचि खो सकते हैं। अगर क्लास एकदम सही नहीं होगा, ठीक है, क्लास में सिर्फ एक रूम है, पीछे एक छोटी सी खिड़की है, बस ऐसी अगर स्थिति होगी तो बच्चों के अंदर सफोकेशन होगा, बच्चों का दम घुटेगा। अगर अच्छे से सूर्य की किरण अंदर नहीं आएगी, ताज़ी हवा अंदर नहीं आएगी, फ़ैन बराबर चलेंगे नहीं, उनके बेंचेस अच्छे नहीं होंगे, तो इस असुविधा की वजह से बच्चे अपनी पसंदीदा टीचर का भी, जो उनका पढ़ाने का तरीका जिन्हें पसंद है, उसे भी वहाँ पे वे पूरी तरीके से छोड़ देते हैं। उन्हें पढ़ना पसंद नहीं होता है, क्योंकि उनके अंदर जो भी फिजिकल शारीरिक पीड़ा होती है उस वजह से। छात्रों और शिक्षकों के बीच उचित संचार के लिए कक्षा में बाधा के प्रकार पर भी विचार किया जाना चाहिए। टीचर और स्कूल मैनेजमेंट को पूरा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के लिए उन्हें क्या बेहतर करना है और कहाँ से उन्हें क्या परेशानी हो सकती है, जिसके लिए वे बेहतर सुविधाओं की व्यवस्था कर सकें। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू सो मच, और अगर और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको इसी का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आई एम सो सॉरी, आपकी जो 22 से स्कूल मैनेजमेंट की टॉपिक शुरू होने वाला था, बस वो 3 दिन और डिले होगा। इसके बाद आपकी और 1 से 2 टॉपिक्स आएंगे, उसके बाद हम स्कूल मैनेजमेंट का स्टार्ट करेंगे। आई एम सॉरी, ये हुआ है कवरेज की प्रॉब्लम की वजह से, तो सॉरी फॉर दैट। और आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।